जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरह से आपका लगातार प्यार मिलता रहता है जेके मीडिया को, और इस टाइम सबसे ज़्यादा कंटेंट हमारा ही देखा जाता है पूरे जम्मू कश्मीर में, और लगातार चाहे कोई भी इशू हो, स्टेट से रिलेटेड या फिर नेशनल इश्यूज़, हम लोग कोशिश करते हैं जम्मू की तरफ से एक आवाज़ उठे और जम्मू की आवाज़ सब तक पहुँचे। फ़िलहाल जो इस टाइम जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, सब जानते हैं गवर्नर रूल लागू हो चुका है। गवर्नर रूल लागू होने का कारण मेन ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई थी एक एजेंडा ऑफ अलायंस लेके, कहीं ना कहीं वो एजेंडा दोनों पार्टीज़ का, जिस तरह से एक संज्ञा दी गई थी इन दोनों पार्टीज़ को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन हो पाया या नहीं हो पाया वो तो 3 साल में ही पता चल गया। लेकिन अब आम जनता का क्या सोचना है इस पार्टी के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए, क्योंकि जम्मू ने खुल के मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को और कश्मीर ने खुल के मैंडेट दिया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। लेकिन क्या ये दोनों पार्टीज़ इस मैंडेट का सही तरह से उपयोग कर पाए या नहीं? तो जवाब जम्मू से ये आ रहा है नहीं, और जवाब कश्मीर से ये आ रहा है नहीं। जब से ये सरकार टूटी है उस दिन के बाद से लेके आज तक लगातार जब भी हम कोई वीडियो भी इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो हम काफ़ी सारे कमेंट्स एनालाइज करते हैं, जो लोगों के कमेंट्स आते हैं, चाहे वो जम्मू से आएँ चाहे वो कश्मीर से आएँ, तो इन सब कमेंट्स में हमने ये देखा है कि इन 3 दिनों में लगभग ऐसा कोई भी कमेंट नहीं आया जिस तरह से कमेंट पहले आते थे। सरकार को कोसना और सिर्फ सरकार को कोसना। गवर्नर रूल का सब स्वागत कर रहे हैं, कारण आप सब जानते हैं, कहीं ना कहीं कश्मीर और जम्मू दोनों इन दोनों पार्टी से कोई माने या ना माने लेकिन खुश नहीं था। आज हम कोशिश करेंगे अलग अलग जितनी भी पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, उन सब के जो यूथ लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे, और क्या क्या अगर वो सत्ता में रहे तो उन्होंने क्या क्या किया यूथ के लिए, और जो सत्ता में नहीं रहे यानी कि अपोजिशन में रहे तो उन्होंने किस तरह से बार बार याद दिलाया सत्ताधारी पार्टियों को कि आप इन मुद्दों पे खरे नहीं उतरे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आज की बड़ी डिबेट जो आज हम करने जा रहे हैं, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो आपके सामने हैं। शुरुआत करते हैं सोहेल मलिक से। सोहेल मलिक एक आम आवाज़ है, जनता की आम आवाज़, जो रिप्रेजेंट करेंगे जनता को। सोहेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोहेल के साथ हमारे साथ है करण सत्य शर्मा। करण सत्य शर्मा भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा को रिप्रेजेंट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है करण आपका। करण के साथ है हमारे साथ बात करने के लिए कुंवर यशुवर्धन सिंह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू प्रोविंस में, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, इनका यूथ विंग को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चलते हैं, आगे हैं हमारे साथ नीरज कुंदन जी। नीरज कुंदन जी रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI को। आप नेशनल सेक्रेटरी हैं, स्वागत है आपका नीरज जी। इसके साथ आगे चलते हैं, आगे हैं हमारे साथ बात करने के लिए प्रताप सिंह जम्वाल जी। प्रताप सिंह जम्वाल जी पैंथर्स पार्टी की युवा जो इनकी जितनी भी रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और आप भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। चलिए शुरुआत करते हैं हम आम आदमी से शुरुआत में इसलिए करने लगा हूं क्योंकि जो भी लोग चाहे सत्ता में रहें या सत्ता में ना रहें, या फिर पहले सत्ता भोग चुके हैं, वो लोग तो अपनी बढ़ाई ही बताएंगे, लेकिन आम आदमी का क्या कहना है, आइए सबसे पहले सोहेल से जानते हैं। सोहेल, एज ए आम आदमी, एज ए आम यूथ, क्या लगता है आपको जो 3 साल का एजेंडा ऑफ अलायंस लेके भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आई थी, कितने हद तक ये पार्टियाँ जम्मू व कश्मीर पे खरे उतरे? पहले तो जेके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ एक आम आदमी को भी बोलने का मौका दिया। तो मैं यही कहूँगा कि यूथ की जहाँ तक बात की जाए तो बीइंग अ एजुकेटेड यूथ, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ या कुछ और लोग पढ़े लिखे हैं, तो उनके ज़रिए से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए खड़ा हूँ,
आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। तो मैं ये सवाल इनको पास ऑन करूँगा, ये जो गवर्नमेंट है हमारी, ये सत्ता में रहे हैं या आज तक जितने भी पार्टीज आती जाती रही हैं, तो किस तरह उन्होंने हाउ दे हेल्प टू एलिनेट द सफरिंग्स ऑफ पीपल, किस तरह उन्होंने लोगों के लिए जो है वो उनकी जो जितनी भी मिजरीज थी या जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करने में किस तरह का रोल निभाया। और आप अगर देख रहे हैं, जैसे आपने ही शुरू में कहा कि गवर्नर रूल होने से लोग वेलकम कर रहे हैं, तो देयर इज़ समथिंग वेरी हिडन, something is not favorable according to the people, that's why they are revolting against the system every time. So serious flaws तो हैं हर जगह पर। तो यूथ की बात की जाए, जैसे टाइम टू टाइम मैं बोलता आया हूँ और यहाँ से भी बोलूँगा कि 10 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ थे 2011 के जो सर्वे था उसके अकॉर्डिंगली, और अब 8 साल हो गए हैं, तो उसमें देखिए लोग लगे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जिस तरीके से कम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं कम हुआ। आप देख लीजिए, कोई भी रिक्रूटमेंट ड्राइव हो, जितना भी सिस्टम हो, वो सारा डिरेल्ड हो चुका है। और जो लोगों ने अपना जो एक विश्वास मत दे के जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी थी, जो भी सत्ता में रहे लोग, उनको आगे लाने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से वो वादे वफा ना कर पाए। तो मैं यही कहूँगा कि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो यूथ का तो यही हाल है आज की डेट में कि ना इधर के रहे और ना वो उधर के रहे। चलिए सोहेल, दूसरी बार फिर आऊँगा आपके पास में। ये कहना है एक आम आदमी का, एक आम यूथ का। चलिए अब मुख्तलिफ पार्टीज से बात करने से पहले आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो के साथ लाइव जुड़ चुके हैं, अपने अपनी कमेंट्स, अपने अपनी राय जम्मू कश्मीर सरकार जो रही, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की, या फिर इससे पहले भी जो गठबंधन रहे हैं, चाहे पीडीपी या कांग्रेस का रहा हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रहा हो, उनके लिए भी क्या क्या आपकी राय है, आप इस वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कोई ऐसा सवाल जो जेन्युइन हो, आप पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जिनके लिए आपका सवाल होगा उनके सामने वो सवाल रखा जाए। करण, आपसे शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला, 25 सीटें मिली और उसके बाद डेवलपमेंट के काफ़ी सारे काम भी हुए। मैं इससे बिल्कुल भी नहीं नकारूंगा कि पार्टीज़ ने काम नहीं किए, काम भी किए, लेकिन फिर भी जिस जनादेश से आपको जो मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी लोगों की वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई। पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई, पीडीपी ने अपने पूरे एजेंडे, पूरे जो उनके सेट एजेंडाज थे, उन्होंने पूरी तरह से उन पर काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पाई? अब कहाँ नहीं किए, मैं वो भी बताऊँगा। देखिए, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू से एक बड़ा मैंडेट लेकर इस प्रदेश सरकार का हिस्सा बनी पीडीपी के साथ। ऐसा जैसा आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू, खासकर जम्मू के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जी जान से जो अपने एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा था, और भी बहुत सी चीज़ें जो जम्मू के विकास को लेकर, जम्मू की प्रगति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोची थी, वो उन 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अचीव करने की कोशिश की। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, 90% से ऊपर ऐसी चीज़ें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अचीव किया। और आपका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है मेजर प्रोजेक्ट जो है जम्मू के लिए वो नहीं ला पाई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एम्स जैसी चीज़ या IIT जैसी चीज़, IIM जैसी चीज़ जो वैली को नहीं मिली, आज भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही है कि वो जम्मू में है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी का साथ छोड़ा है तो वो किसी कारणवश छोड़ा है। कुछ ऐसी मजबूरियां तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि देश हित, देश सर्वोपरि जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले है। और जब जिस पार्टी के लिए, जिस संगठन के लिए देश सबसे पहले है, उसके लिए वो दूसरी चीज़ कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही विपक्ष में रही है, आप सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी और उसके कार्यकर्ता ऐसे थे जो सड़कों पर उतरकर जम्मू के लोगों की आवाज़ उठाते थे, कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठाते थे, लद्दाख के लोगों की आवाज़ उठाते थे। और आपने ये भी देखा कि अभी तकरीबन 3 साल पड़े हैं इस सरकार को, और 3 साल एक कम समय नहीं होता। और 3 साल रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना समर्थन वापस लिया तो वो इस प्रदेश के हित में वापस लिया। चलिए फिर से आऊँगा मैं करण आपके पास। एक पता नहीं क्यों जब भी मैं किसी का भी इंटरव्यू करता हूं तो उसके बाद एक बात मुझे ज़रूर सुनने को मिलती है, वो ये है, थोड़ा सा हंसते हुए कह रहा हूं, कि मैं सबको मौका देता हूं बोलने का। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं कि बोलने का मौका ही नहीं दिया। करण जी ने अपनी बात रखनी थी, पूरी बात रखी, अब बात मैं भी अपनी रखूंगा। फिलहाल पहले सबको मौका दिया जाएगा बोलने का। चलिए आइए चलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। यशुवर्धन जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी 3 साल की सरकार को, और क्या आपको लगता है कि जो यूथ का जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्या इस सरकार ने उठाई? जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो बीजेपी और पीडीपी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे,
जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया। उन्होंने बोला कि हम 370 की आवाज़ उठाएंगे, 370 के लिए स्टैंड लेंगे। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई स्टैंड लिया। और कश्मीर में पीडीपी ने लोगों के साथ धोखा किया। उन्होंने बोला कि हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को। तो इन चीज़ों में सरकार पीछे रही। जैसे कि मेरे एक साथी जो बीजेपी के साथी, इन्होंने काफ़ी डिफेंड किया बीजेपी को कि बीजेपी ने बहुत काम किया। मुझे नहीं लगता कि 3 सालों में, जब जिसकी हुकूमत सेंटर में होती है तो वो 3 सालों में काफ़ी काम कर सकती थी, जम्मू के हित के लिए भी और कश्मीर के हित के लिए भी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर है हमारे हिंदुस्तान की, हम उनकी भी इज्जत करते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर खाली इनके नहीं हमारे भी है। तो इस वजह से जब अच्छा लगा मुझे सुन के ना, क्योंकि कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग तो इतने भावुक हो जाते हैं, वो तो मानते ही नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। देखो, जो अब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, एक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेरी इज्जत बनती है जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में कोई भी बैठा है, उस कुर्सी की भी इज्जत करना और इस इंसान की भी इज्जत करना। तो अब उनके काम के, जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, जब कोई बुरा काम करता है तो हम उसकी तारीफ नहीं करते हैं। तो वो एक तरीका होता है। जब आपको सियासत में आना है तो आपको दोनों तरफ लेना है कि अच्छे काम की प्रेज करनी चाहिए और बुरे काम को आपको खुल के बोलना चाहिए। तो मैं जैसे कि बोलता हूँ कि जैसे कि इनकी सेंटर में भी सरकार थी, तो सेंटर में सरकार होने में मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ ज्यादा काम कर सकती थी जो जम्मू की हित में कर सकती थी। यानी कि 3 साल में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, कुछ काम इन्होंने किए हैं, कुछ काम थोड़े बहुत अपने लेवल्स में किए हैं, पर उन कुछ कामों से जो इन्होंने वादे किए थे जम्मू के लोगों के साथ कि हम यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार है कि एम्प्लॉयमेंट तो कुछ किया नहीं इन्होंने डेवलपमेंट की बात की थी। पर इनका डिस्प्यूट ऐसा रहा क्योंकि ये पीजीपी वाले भी दबे हुए थे पीडीपी के नीचे, क्योंकि ये जो डिसीजन लेते थे वो पीडीपी से पहले पूछ के लेते। पीडीपी अपना नहीं, अभी मैं एक राउंड के बाद फिर करण जी आप थोड़े से करण जी थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। मैं 3 सालों की बात करूं, मैं आज की बात नहीं करूं, मैं पहले 3 साल की बात करूंगा। 3 साल के बाद हम बात करूंगा इन 3 सालों की भी और इन 3 साल के पिछले सालों की मैं सारी बात करूंगा, सारे बात करेंगे। तो ये 3 सालों में इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए जम्मू के लोग इनको प्रेस करें। तो कश्मीर में पीडीपी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि पीडीपी में जैसे महबूबा मुफ्ती मैडम ने बहुत वादे किए थे लोगों से, आपको भी पता है काफ़ी वादे किए थे इलेक्शन के वक्त में। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए इस टॉपिक में यही बोलूँगा कि जम्मू के लोगों के साथ धोखा हुआ है और कश्मीर के लोगों के साथ पीडीपी वालों ने धोखा किया है और इनका जवाब आने वाले इलेक्शन में लोग देंगे, जनता देगी। बिल्कुल यशु, मैं फिर से एक बार आपके पास आऊँगा। नीरज जी, कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के अगर हवाले से बात किया जाए, कांग्रेस ने भी काफ़ी देर राज किया है और अब ये 3 साल जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ पे सत्ता पे आई और पीडीपी के साथ राज किया, पीडीपी के साथ कांग्रेस का भी गठबंधन रहा है। बाद में क्या हुआ था आखिर में वो बाद की बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह 3 साल के जो वादे थे, खास करके मैं यूथ की बात करूँगा, यूथ के लिए जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे कर पाए? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने भाई जो बीजेपी को जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे हंसी आई सुनते हुए कि उन्होंने बोला कि देश हित के लिए बीजेपी ने आज पीडीपी को छोड़ा। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये देश हित ढूंढने के लिए इनको 3 साल लग गए? क्या इन 3 सालों में जो एक इंसिडेंट है, मुझे ऐसा बता दीजिए किस इंसिडेंट पे इन्होंने आज छोड़ा? हमारा जो जवान है वो तो पहले दिन से शहीद हो रहा था, पहले दिन से पीडीपी जो थी वो अपनी लाइन पकड़े रखी थी। तो इनको 3 साल लग गए। ये एक बच्चा भी जानता था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले, हम ऑन द रिकॉर्ड्स कांग्रेस के कितने प्रवक्ताओं ने बोला था कि लोकसभा के पहले बीजेपी जो है ये सरकार छोड़ेगी, और वही हुआ। लोकसभा से पहले इन्होंने सरकार छोड़ी। और जो जम्मू के लोग हैं, हम लोग डोगरे लोग हैं, हम इमोशनल लोग हैं, हम कोई इतने बेवकूफ़ लोग नहीं हैं कि आप जनता को आज की डेट में ऐसे गुमराह नहीं कर सकते कि चंद लोकसभा के आने से पहले आपने छोड़ दिया। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगा कि बीजेपी को जो जनादेश मिला था वो मिला था जम्मू से। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अगर 2 सबसे बड़े कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आके इनॉग्रेट किए, वो यूपीए के टाइम के थे, वो चाहे नाशरी टनल हो और वो चाहे कटरा का हमारा रेलवे स्टेशन हो। उसके बाद बात एम्स की आती है। एम्स पहली बात है, अभी ग्राउंड पे मैं और आप जानते हैं एम्स कहीं पे नहीं है। दूसरा, उस एम्स को लेने के लिए भी जम्मू को रोना पड़ा था। ये आप भी इसके गवाह हूँ, मैं भी इसका गवाह हूँ। यहाँ पे 2 महीने तक एम्स के लिए यहाँ पे लोगों ने धरना दिया था, यहाँ पे संघर्ष किया था। तो ये अब ये बातें ना बताएं कि उन्होंने ये किया। यूथ की बात करें, पहले दिन से एनएसयूआई भी इस पे लड़ाई लड़ रही है SRO 202 के ऊपर। इन्होंने क्या किया? इनके किसी भी एक मंत्री ने आवाज़ उठाई? अगर कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से लताड़ा गया था तो
मैं भी मानता हूँ कि हम में कुछ गलतियाँ रही होंगी, तभी तो एक वोटर ने हमें वोट नहीं देकर दूसरी पार्टी को वोट दिया होगा। और दूसरी हमसे ये गलती रही होगी कि हमसे जो इनके जुमला करके वो हैं स्टाइल हैं वो हमें थोड़े कम होंगे, हम पब्लिसिटी उस तरीके से नहीं कर सके। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस इलेक्शन से पहले यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि इस स्टेट को बाप बेटे ने और बाप बेटी ने लूटा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो उसी बाप बेटी के पास गए ना बनाने के लिए। इनका देश हित उस दिन कहाँ था जिस दिन पहले दिन सरकार बनने पे हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो शांति रही वो उस पार की वजह से रही। तब देश हित कहाँ था? तो ये बातें अब हमें मत बताएं। फिर से आपके पास आऊँगा। प्रताप पैंथर्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे 3 साल की जो सरकार थी और जो ये मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया है? देखिए, सबसे पहले जब पीडीपी और भाजपा सरकार में आई, अब पहले दिन से देखिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता है जब ये सीएम बनते हैं मुफ्ती साहब, और इनकी जो पॉलिसीज रही भाजपा की और पीडीपी की, कश्मीर के अंदर नौजवानों को लेकर ये कहीं भी राष्ट्रवादी सोच में नहीं लेके जा सके। जम्मू के युवाओं को इन्होंने प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी बना दिया और कश्मीर के युवाओं को इन्होंने आतंकवादी बना दिया, उनके हाथ में बंदूक थमा दी। ये इनकी पॉलिसीज थी। दूसरा, भाजपा का चरित्र पहले भी हम आपको बता चुके हैं। 2008 में एक आंदोलन हुआ था बम बोलेगा, उसके टाइम इनके 11 विधायक बचे जिनके खिलाफ ये वोट लेते हैं, उन्हीं के खिलाफ इनके 7 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। बड़ी अजीब बात लगती है। और इनका करैक्टर इस बार आप देखिए, 25 विधायक थे, इन्होंने कहा 370 तोड़ देंगे, इन्होंने कहा 35A को खत्म कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाजपा की तरफ से 5 वकील खड़े किए गए हैं इसको लेकर। यहां इनका चरित्र साफ दिखता है। और महाराजा हरि सिंह को लेकर इन्होंने कहा था हम अवकाश करेंगे, वो ये कर नहीं सके। जम्मू की नुमाइंदगी, क्योंकि इनको वोट जम्मू से मिला था, जम्मू प्रोविंस से, जम्मू में इन्होंने ऐसा कोई भी बड़ा काम इन्होंने किया ही नहीं है। 25 विधायक होने के बावजूद भी जम्मू की डिलिमिटेशन ये पूरी स्टेट की नहीं कर पाए। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू का रकबा ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है जम्मू की? टोटल हमारे 37 विधायक बनते हैं। आप यहीं देख लीजिए कि विधायक भाजपा के मंत्री भी हैं, इनके एमएलसी, बल्कि इनके विधान परिषद में दर्जन के करीब इनके एमएलसीज हैं, और ये कानून पास नहीं करवा सकते। तो यहां साफ जाहिर होता है कि इनकी जो चुप्पी थी। और कांग्रेस, एनसी और बीजेपी, ये तीनों पार्टीज को हम पूछेंगे, रसाना केस पर आप क्यों चुप रहे? पहले इन तीनों की जिम्मेवारी बनती है। रसाना केस पे इनकी चुप्पी तीनों की साफ जाहिर होती है कि ये जम्मू को लेकर नजरअंदाज कर रहे हैं और जम्मू खित्ते को ये इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, सब लोगों ने अपना अपना पक्ष रख दिया है, क्या वो कहना चाहते हैं। अब शुरू होगी डिबेट। पूरा का पूरा स्टेज आपके सामने है, सभी लोग हमारे साथ हैं। सिर्फ एक ही कमी खलल रही है मुझे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। चलिए, कोई बात नहीं, अब तो डिबेट्स होती रहेंगी जब तक सरकार नहीं बनती। तो कोशिश करेंगे अगली बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, उनसे भी बात करें। चलिए, फिलहाल शायद सदमा कुछ ज़्यादा है। चलिए, कुछ ना कुछ दिनों बाद फिर बाहर निकलेंगे। तो चलिए, पहले आपसे शुरू करते हैं जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपने काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए कि 3 साल में ये कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप ये बताइए कि जब उमर अब्दुल्ला साहब खुद चीफ मिनिस्टर थे, तब खास करके जम्मू के लिए उन्होंने क्या क्या किया? जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि जम्मू के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी आज तक जम्मू में हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के टाइम हुआ। आप बात करेंगे रजौरी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जितनी भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मैं बेसिकली रजौरी से बिलोंग करता हूं, तो मैं रजौरी की पहले बात शुरुआत करूंगा। रजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो भी तहसीलें बनाई गई, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स बनाई गई, वो उमर साहब के टाइम बने गए। बड़े बड़े उस टाइम जो भी काम थे, एम्प्लॉयमेंट के काम थे, वो भी उमर साहब के टाइम में हुए। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो भी उमर साहब के। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। मेरी ना याददाश्त बड़ी तेज़ है, पता नहीं क्यों चीज़ें याद आ जाती है मुझे ना, जो आनी नहीं चाहिए। पुंछ की आपने बात की, मेंढर से एमएलए उन्होंने क्या किया, एक बार आज़ादी की बात कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे, और वो तालियां बजा रहे थे। उस टाइम क्या हुआ, कभी आपके नेता जो है पाकिस्तान की बात करते हैं असेंबली के अंदर, कभी आपके नेता जो है राष्ट्रगान की इंसल्ट करते हैं, कभी आपके नेता आतंकवादियों को साहब कहते हैं, कभी आपके नेता जो है जब आज़ादी की बात छोटे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं तो वहाँ तालियां बजाते हैं। किस तरह से आप बात करते हैं कि ये सब मुद्दों को आप क्या दरअंदाज कर देंगे?
बेसिकली बात ऐसी है कि जैसे आपने बोला कि कोई नेता हमारे साहब बोलते हैं, ऐसी कोई उसमें कोई गलत बात नहीं है। कभी भी किसी की अगर मौत हो जाए उसके बाद उसको इज्जत देने में कोई गलत नहीं होता, चाहे उसने कितने जितने मर्जी मतलब आम लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई हो, है ना। बुरहान वानी को भी साहब बोलेंगे, है ना। और उसके साथ साथ अजमल कसाब मुंबई में इतना बड़ा अटैक किया उन्होंने, वो भी साहब हो गए। फिर इसका मतलब आपके क्या, मेरे लिए वो आतंकवादी है। आतंकवादी है अजमल कसाब, आतंकवादी है बुरहान वानी, आतंकवादी हैं वो सब लोग जिनको आपकी पार्टी वाले साहब बोलते हैं। मेरी आप इसमें बात सुने, जब भी कोई बंदा कि इस दुनिया से चले जाता है उसको इज्जत देना एक ह्यूमन नेचर होता है, चाहे वो कहीं भी वो हो, इसमें कोई गलत नहीं होता। कि आपने साहब बोला वो ये मुद्दा नहीं है। मैं सबसे पहले आप बिल्कुल समर्थन करते हैं उमर अब्दुल्ला का जब उन्होंने साहब बोला? मैं उमर अब्दुल्ला साहब के बिल्कुल साथ हूँ। अगर उन्होंने किसी भी बंदे की रिस्पेक्ट की है तो रिस्पेक्ट करना किसी गलत नहीं है। जो चीज़ हम इसमें बात करने के लिए आज हमारा मुद्दा था डेवलपमेंट का, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंदूक उठाते हैं वो आतंकवादी है या नहीं? बंदूक उठाने वाले आतंकवादी होते हैं आतंकवादी होते हैं, पर इसमें ये नहीं आप कह सकते कि हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करें। मेरी बात सुने, जैसे आर्मी में जब लड़ाई होती है, जो फौजी यहाँ पे शहीद होते हैं उनकी भी माएँ एक जैसी होती है, जो उस पार लड़ाई करते हैं उनके भी जो शहीद होते हैं माएँ ये शहीद होते हैं। ये जो चलो वो तो एक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, ठीक है, लेकिन जो आतंकवादी खुद यहाँ पर जबरदस्ती पाकिस्तान यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कराता है, यहाँ आके शांति भंग करते हैं, यहाँ पे आर्मी कैंप के अंदर घुस जाते हैं, उनको किस तरह की रिस्पेक्ट? उनको रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। पर उनको रिस्पेक्ट देने में मैंने आपको ये बात तो बिल्कुल भी नहीं बोली कि जो आतंकवादी होते हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पर देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए ये बताओ। नहीं देनी चाहिए। साहब बोलना किसी के मरने के बाद आप किसी को साहब बोल दोगे वो गलत बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत होता है, जब वो पॉइंट उठाने वाला मुद्दा नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट उठाने वाला मुद्दा है। साहब बोलने में किसी को गलत बात नहीं होती। अगर आप इसी राष्ट्रीय गान की इंसल्ट करना, राष्ट्रीय गान की किसने इंसल्ट की है? किसने? मैंने तो देखा नहीं, मुझे तो पता नहीं है। असेंबली के अंदर मोहम्मद अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद का वो आपको उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। उस टाइम हमारे हाई कमांड ने उस टाइम उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, उनके लिए एक्सप्लेनेशन लेटर भी निकली। हाँ, लेटर निकली, तो उन्होंने उस बात को वो किया जो कंडेम्ड किया। उसको काफ़ी लोग, हम जम्मू के लोगों ने कंडेम्ड किया। तो वो मुद्दा एक हाई कमांड का मुद्दा था। उस बात में पूरी डिस्कशन उस टाइम हुई और उसकी पूरी बात हुई। पर मैं आपको, जो आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि आप उमर साहब क्या बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की मुर्दाबाद? तो मैं पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोलूँगा? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं किसी देश के लिए किस लिए बोलता हूँ? मैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद ही बोलता हूँ पहली बात, क्योंकि मैं दूसरे देश के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं आपके पास करण, आपने गिनवाए एक एक करके डेवलपमेंट, लेकिन वहीं करण आपके जो मित्र हैं अलग अलग पार्टी से, उन्होंने भी ये कहा कि बीजेपी प्रेशर में रही, बीजेपी को घुटन महसूस होता है। आपके एमएलए ने भी कहा हमारे साथ बातचीत में कि हमें घुटन महसूस हो रही थी। कैसी घुटन थी, कैसा प्रेशर था? आपके पास 25 एमएलए थे, उनके पास 28 एमएलए थे, फिर कौन सा प्रेशर? सिर्फ 3 एमएलए एक्स्ट्रा होने का प्रेशर? देखिए, किसी भी प्रकार की कोई घुटन नहीं थी। अगर आप शुरू में किसी के साथ, एमएलए गगन भगत ने हमारे साथ कल इंटरव्यू में कहा था कि हमें घुटन हो रही थी और हमने, ये उनके पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सपोज, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, एक लड़का लड़की शादी करते हैं या उससे पहले वो शायद अफेयर में भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम, ये अफेयर था कि शादी थी? एक दूसरे को समझने का मौका, ये अफेयर था कि शादी? उसके लिए मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन वो एक दूसरे को समझने का, आपने एग्जांपल बड़ी अच्छी दी ना, ये अफेयर और शादी। और ये अफेयर था कि शादी? अगर अफेयर था या शादी थी, लव मैरिज हुई या फिर अरेंज मैरिज हुई? ये जम्मू, या फिर अरेंज देन लव? ये जम्मू और कश्मीर के जनादेश का जो फैसला था, उसको हमने सर माथे पर रखकर इसके आगे हम काम करते रहे। लेकिन शुरू में आप मौका देते हैं एक दूसरे को समझने का, 1-2 साल लगते हैं कि आपस में आप अंडरस्टैंडिंग बनाए, जो आपके रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उसको कम करें, या जो और भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं या और चीज़ें हैं। जैसे मेरे एक भाई ने बताया कि एम्प्लॉयमेंट में जो है वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार नाकाम रही। 2011 का सेंसस वो मुझे बता रहे थे। तो इन 2014 से 2018 का अगर ये सेंसस देखें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मोदी जी ने 3 से 4 करोड़ की लगभग। एक और सवाल आपके ही यहाँ पे खड़े हैं मित्र, हमारे भी मित्र हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल दिया कि पहले दिन, मेरे ख्याल से नीरज जी ने बोला कि पहले दिन ही जब सरकार गठबंधन में आती है, तो मुझे भी याद है काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने उसी दिन धन्यवाद कर दिया पाकिस्तान का, धन्यवाद कर दिया आतंकियों का कि भाई जो फेयर एंड जो निष्पक्ष इलेक्शन यहाँ पर आज़ाद जो है अच्छे से हुए हैं, उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। उस दिन भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप रही? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे उस समय थे, जुगल जी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी और डॉक्टर निर्मल सिंह जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो जुगल जी ने साफ ऐसा कह दिया था कि हम उस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं और जो भी अपने मुफ्ती साहब ने उस टाइम बोला था
कि ऐसा है कि आतंकवादियों की सपोर्ट से इलेक्शन सफल हुआ या अलगाववादियों की सपोर्ट से इलेक्शन सफल हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता थी जिन्होंने इस इलेक्शन को सफल बनाया, ना कि आतंकवादी, ना कि अलगाववादी। चलो छोड़ो, ये बात हो गई, आपने क्लियर कर दी। दूसरा मुद्दा उठाते हैं, बुरहान वानी, आतंकवादी बुरहान, मैं आतंकवादी बोलूँगा यशवर्धन, आतंकवादी बुरहान वानी। आतंकवादी बुरहान वानी को जब मारा ना, तो वहाँ पर उसके बाद जो हालात पैदा हो गए, तो महबूबा मैडम कहती है कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर आतंकी तो उन्होंने तो कहा नहीं, मैं कहूँगा आतंकवादी बुरहान वानी वहाँ पर थे, अगर हमें पता होता वो वहाँ पर हैं तो हम ऑपरेशन ही नहीं करते। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा। केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, मोदी सरकार प्रतिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया किया जाए। बाकी उसमें महबूबा मुफ्ती क्या बोलती है, उमर अब्दुल्ला क्या बोलता है, मैं उसमें कुछ नहीं कहता। लेकिन भाजपा का एजेंडा यही है कि आतंकवादियों का सफाया जो है जम्मू कश्मीर से करना है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे आतंकवादियों को घर घर से बाहर निकाल कर गोली क्यों ना मारी जाए। चलिए, अब तो फिलहाल वही हो रहा है गवर्नर रूल में। नीरज, मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने हमेशा से ही एलिगेशन लगाए हैं। 70 साल का आपके ऊपर भी बहुत बड़ा टैग लगा हुआ है ना, वो कहते हैं ना टैटो हो गया है कांग्रेस के ऊपर। मेरे पास टैटो है, तो वैसे ही कांग्रेस के ऊपर एक टैटो हो गया है, और वो ऐसा परमानेंट टैटो हो गया कि वो मतलब परमानेंट, और आप समझते हैं ना एक टेम्परेरी होता है, 7 दिन में हट जाता है। 7 दिन वाला टैटो तो चलो हट जाएगा, लेकिन कांग्रेस के ऊपर नेशनल लेवल पे एक परमानेंट टैटो हो गया है कि भाई 70 साल से इन्होंने देश पे वो खाया। अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को रिवाइव कर रही है कि देश को एक जो है सुपर पावर बनाया जाए। क्या हो गया ये 70 साल को खाया, ऐसा क्या, क्यों टैटो लग गया ऐसा? ये सर जो टैटो की आप बात कर रहे हैं, ये टैटो नहीं, प्रोपेगेंडा है। और ये आरएसएस ने जो चलाया गया है, प्रोपेगेंडा है ये। अगर आप करते हैं 70 साल की बात, तो आज मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मुझे मौका देना चाहिए। मैंने बोला कि आप सुनिएगा। हाँ सुनिए, आप कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आज से 70 साल पहले हमारा देश कहाँ था, इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। आज इस देश आईटी में हमारा देश नंबर 1 है। आज सीमेंट प्रोडक्शन में हमारा देश जो है नंबर 2 है। आज हमारी सड़कें देखें, अगर आप जो ये जितने भी आप एजुकेशन सेक्टर देख रहे हैं, हेल्थ सेक्टर, ये कोई भी चीज़ मेरे भाई एक दिन में नहीं बनी है। और कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, ये मुझे लगता है बिल्कुल व्यर्थ है। और ये एक किस्म का नेशनलिज्म को भी, जो एक आज का नेशनलिज्म की भी नई डेफिनेशन चली हुई है, जो क्रिएटेड बाय बीजेपी है। मुझे लगता है ये एक आम फौजी, एक आम जो आदमी जिसने इस देश को आगे तक लेके गया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस 70 साल में कांग्रेस का हाथ रहा है इस देश को आगे, एक हर एक इंसान का हाथ रहा है, एक हर एक आर्मी वाला जवान जो वहाँ पे हमारा शहीद हुआ है, जो बॉर्डर पे रक्षा करता है, उसका हाथ है, एक किसान का हाथ रहा है, सबका हाथ रहा है। तो जब आप ये 60-70 साल कांग्रेस पे ब्लेम करते हैं, तो इनडायरेक्टली ये सबके ऊपर जाता है। एक और बात है नीरज, चलिए ये तो नेशनल लेवल की बात होगी, जो एक टैटो लगा है, चलिए आप कहते हैं प्रोपेगेंडा है, जो भी है, लेकिन बच्चा ये कहता है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में क्या किया, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे बड़ा यहाँ पर भी एक आपके ऊपर एक, अब पता नहीं टेम्परेरी कहूँ इसे मैं, वो भी एक टैटू हो गया। रोहिंग्याज को कांग्रेस ने बसाया, क्या हो गया, कांग्रेस ने रोहिंग्याज को क्यों बसाया यहाँ पर? ऑन द रिकॉर्ड ये बात है, आप ही के चैनल पे इंटरव्यू दिया है, मुझे लगता है इंटरव्यू भी शायद आप ही नहीं लिया है, मुझे अब ये नहीं याद। बीजेपी के जो एमएलसी हैं, उन्होंने उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और आप ही को बोला है कि जब बीजेपी की सेंटर में सरकार थी और स्टेट में भाजपा की सरकार थी, तब रोहिंग्यास आए थे। ये मेरे को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ही खंगालें, आप ही का इंटरव्यू है, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला है। तो फिर मैं वही बात बोलूँगा, फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है, यहाँ से बात यहाँ से लाकर कांग्रेस के ऊपर थोपी जाती है। और रही बात मैं आपको बोलूँगा कि कांग्रेस ने क्या किया यहाँ पे। 6 साल, जब हमें तो 3 साल चीफ मिनिस्टर का टाइम एक ही बारी मिला था जब आज़ाद साहब थे। मैं आपको दावे से लिख के दे सकता हूँ कि जितनी डेवलपमेंट तब जम्मू खिते में हुई थी, उतनी ही कश्मीर में हुई थी। पहली बारी अगर यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट थे, अगर कहीं पे डेवलपमेंट की गई थी, वो उनके टाइम पे की गई, चाहे वो भद्रवाह हो, चाहे वो पटनी टॉप हो, चाहे वो सुनीसर हो, चाहे वो मानसर हो। आप मुझे एक स्पॉट बता दीजिए, 3 साल में बीजेपी ने कहाँ पे टूरिस्ट के लिए जम्मू में जगह बनाई। एक लेक बना रहे थे जो हमारे टाइम पे अधूरी रह गई थी, वो भी इनसे पूरी नहीं की गई। तो ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। हाँ, बाकी हम बीजेपी की तरह नहीं है कि हम बोलेंगे कि भाई हम 100% बिल्कुल काम किया। हम इंसान हैं, हमारा नेता खुद बोलता है कि हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी, तभी तो गलतियाँ हुई होंगी, तभी तो आज हम विपक्ष में हैं। लेकिन
इतनी भी गलतियां नहीं हुई कि जितनी आज ये बीजेपी। कांग्रेस भी हमेशा से कश्मीर के स्वर बोलती है। जम्मू की कांग्रेस के भी लोग, जिनको अगर कुछ यहाँ पे भी एमएलए पहले सीट जीते हुए थे, उनका भी अगर मैंडेट मिला था तो वो जम्मू से मिला था। लेकिन आज भी जम्मू के लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस को भी हम कैसे वोट दें, कांग्रेस भी कश्मीर की बात करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको बड़ा वैलिड इसके पीछे मैं एक रीज़न दूंगा। ये वैलिड रीज़न ये है, शायद वो इंटरव्यू भी आपने मेरा देखा होगा, श्यामलाल शर्मा जी ने मेरे साथ बातचीत की थी। श्यामलाल शर्मा जी ने जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद छोड़ा था, उसके बाद उन्होंने बात की कि कई बार वो जम्मू के हित के लिए बात करना चाहते थे, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं अभी पीसीसी के, वो बात नहीं करने थे। क्यों ऐसा? सर वो तो सीनियर हमारे नेता हैं श्यामलाल शर्मा जी। अगर उन्होंने कहा तो जब सच तो होगा ना, सच तो होगा। इसका मतलब जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ झूठ है। बात तो सुने ना जनाब, मेरी बात तो सुने। वो हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे नेता हैं श्यामलाल शर्मा जी। मीर साहब भी हमारे नेता हैं। पार्टी में, हर एक पार्टी में मनमुटाव होता है, वो उनके बीच में भी कोई मनमुटाव हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, उसके ऊपर टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये आम जनता जानती है। 10 से 20% लोग मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी तो 20% लोग जो थे वो बहकावे में आके बोलते थे कि जम्मू के नेता स्टैंड नहीं लेते। ये जम्मू के नेता ही थे, श्यामलाल शर्मा जी थे, हमारे रमन भल्ला थे। पहली बारी जो यहाँ पे न्यापते बनी, पीछे ब्लॉक बने, वो बराबर बने, ये हमने ही थे। ये तब ये बीजेपी नहीं थी। अगर ये बीजेपी आज होती तो ये वहाँ पे 70% इनके तो एमएलए भी बराबर ही थे, उनके एमएलए बराबर, मिनिस्टर उनके पास ज़्यादा, इनके पास कम। फिर मैं एक बात आपको जो बोलूँगा, एक बार आप ना ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा श्यामलाल शर्मा जी से, कि वो जो कहते हैं कि जम्मू के साथ बात, जम्मू की जब भी वो बात करते हैं तो आपके प्रेसिडेंट बात नहीं करने थे, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी जम्मू की बात करते हैं ना, तो ज़रूरी है उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर श्यामलाल जी ने कहा सीनियर नेता हैं और गलत तो मैंने इस बात को यही मैंने नेता रहे नहीं, नेता हैं, अपना नेता हैं, आज भी कैबिनेट आज भी वो हमारे नेता हैं। आप ये मत बोलिए, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। थैंक यू। प्रताप, पैंथर्स पार्टी का क्या स्टैंड है? आपने सबकी बात सुनी। अब पैंथर्स पार्टी जो रोज़ाना हमें नज़र आती है कोई ना कोई मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन करते हुए, चाहे वो रोहिंग्यास का हो, चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी का हो, या फिर जम्मू को अलग स्टेट बनाने का हो, या फिर जो कुछ भारतीय जनता पार्टी या पीडीपी ने किया, या फिर कांग्रेस के लिए बार बार एलिगेशन भी पैंथर्स पार्टी लगाती रहेगी, रोहिंग्यास को इन्होंने बसाया। क्या कहना है आप? देखिए, सबसे पहले मैंने पहले कहा कि पीडीपी और भाजपा ने तो शुक्रिया अदा करके अपना चरित्र बता दिया। आप खुद सोचिए कि जम्मू को कब इंसाफ दिला सकती थी भाजपा, क्योंकि इनको मैंडेट जम्मू रीजन से मिला था। अब देखिए 25 विधायक इनके थे, एक इन्होंने इंडिपेंडेंट विधायक लगा, 26 हो गए, 2 इन्होंने सजाद लोन गए, इनके 28 बराबर हो गए। जो 3 साल के लिए मुख्यमंत्री अपना नहीं बना सकते, इसकी दावेदारी नहीं कर सकते, वो जम्मू की नुमाइंदगी करेंगे। इनमें जम्मू की नुमाइंदगी करने का कोई था ही नहीं, मंशा ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक जुमला खेला था कि मोदी लहर पे हम, और झूठे वादे किए, 370 हटा देंगे, रोहिंग्यास बाहर निकाल देंगे, हम 35 खत्म कर देंगे। ये सारे एक इन्होंने झूठे प्रोपोगंडास वादे किए थे। और जहां तक बीजेपी इसकी गुनहगार है, उतनी ही कांग्रेस और एनसी है। देखिए, एनसी का चरित्र तब साबित होता है जब महाराजा हरि सिंह के साथ जो जाति की इन्होंने, वो वहां से इनका चरित्र सामने आ जाता है कि एनसी ने, आप ही ने इंटरव्यू कईयों के किए हुए हैं, आपको पता है, आप इल्म रखते हैं इस बात का, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होते हैं। और ऑल पार्टी मीट में भी वो बंदा उस मीटिंग में महबूबा सरकार बैठाती है और 25 कठपुतलियां साथ बैठी होती हैं। बड़ी शर्म की बात है भाजपा के ऊपर, इनके विधायकों के ऊपर। आप उस मीटिंग के अंदर चुप रहते हो और बात आप जम्मू की करते हो, डोगरा की बात करते हो। और रही बात कांग्रेस की, इनकी छत्रछाया में ही रोहिंग्यास ने जम्मू के अंदर आए हैं। और बड़ी सोचने की, हैरानगी की बात आती है आशीष जी, कि कश्मीर के अंदर बाहर का नागरिक एक जगह तक नहीं ले सकता, वहां कोई भी टूरिस्ट, वहां टूरिस्ट सेफ नहीं है, आपकी खीर भवानी की यात्रा सेफ नहीं है। जी, आपको पता है एक ना बड़ा ही सीरियस एलिगेशन पैंथर्स पार्टी के ऊपर भी है, बहुत बड़ा ब्लंडर किया पैंथर पार्टी ने। आप जानते हैं वो क्या किया? बताइए आप। मैं बताता हूं आपको, सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके प्रोफेसर भीम सिंह जी सुप्रीमो, आपने नाम सुना होगा बिट कराटे का, उनका केस उन्होंने ही लड़ा और उनको छुड़वाया था। बिट कराटे वो है जिन्होंने एक बहुत बड़ा नरसंहार किया था। काफ़ी सारे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे है वो, उन्होंने खुद बोला हुआ है कि काफ़ी सारे कश्मीरी पंडितों को मारने में उनका हाथ है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर एक प्रोफेसर भीम सिंह जी ने भी किया। आज चाहे जम्मू की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, ऐसे आतंकवादी को क्यों छुड़वाया? देखिए, सबसे पहली बात आशीष की, आपकी बात का जवाब आपके सवाल में ही आपको मिल गया। जब छुड़ा लिया
छुड़ाने का मतलब कानून प्रक्रिया में निकला, एक वकील ने अपना काम किया, कानूनी प्रक्रिया में अगर गुनहगार होता तो उसको सजा मिल जाती। छुड़ाने में वहीं से साबित होता है कि कुछ तथ्य कुछ प्रूफ होंगे ना, तो छुड़ाने का। और रही बात हमारा स्टैंड, एक वकील अपनी वकीलगिरी कर रहा है, लेकिन पार्टी स्टैंड पे आप देखिए, हमें सिर्फ 2.5 साल सत्ता में बैठने का मौका मिला था। उस दौरान जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं बात बनी तो हमने सरकार छोड़ के बाहर आ चुके थे, ये आपको भी पता है। और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमें जो डिपार्टमेंट मिले थे उसमें हुई थी। तो पार्टी अपने विचारधारा पे, अपनी लाइन पे अटल है। और दूसरा, आपका सवाल का जवाब आपके सवाल में ही आपको मिल चुका है। कानूनी प्रक्रिया में जो दोषी होता है उसको भीम सिंह छोड़ के कोई भी नहीं छुड़ा सकता। देखिए, हम कहते हैं कि ये सवाल का जवाब ना हमेशा से सवाल ही बना रहेगा और पैंथर्स पार्टी इसका जवाब नहीं दे सकती। देखिए, इसका जवाब क्लियर है ना। अगर पैंथर्स पार्टी को इसका जवाब देना होगा ना, तो उन कश्मीरी पंडित फैमिली से जरूर मिलिएगा। एक फैमिली जम्मू में भी है, मैं उनसे मिला हूँ, जिनके बेटे को जो है कत्ल किया था इस बिट कराटे ने। देखिए, मैंने कहा ना कि कानूनी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम है, हिंदुस्तान की जजमेंट वहीं से होती है। और कानूनी प्रक्रिया में जब कोई आता है तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यप्रणाली पे भी चैलेंज कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, जहाँ तो आप सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पे चैलेंज कर रहे हैं, तो जहाँ आप भीम सिंह पे चैलेंज कर लीजिए। केस तो लिया ना उन्होंने। देखिए, केस लेना, और हाँ, अगर पार्टी की तरफ से अगर कहते हैं कि पैंथर्स पार्टी उसके साथ स्टैंड है, तो आप बता दीजिए। वकीलगिरी, अब तो जाधव जी जो पाकिस्तान में, उसका केस लेने के लिए भीम सिंह सबसे आगे आए थे। तो मुझे लगता, और आपको बता दें हम कि बिल नंबर 9 जो रीसेटलमेंट बिल है, जिसको इन्होंने शेख सरकार ने कि जब तक 5 लाख जो पाकिस्तान गए उनको वापस लाने के लिए, वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में भीम सिंह ने स्टे करवाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सवाल तो है कि केस क्यों लिया था, इसका जवाब शायद पता नहीं कब मिलेगा। चलिए, अब डिबेट तो पूरी की पूरी लगभग चल रही है, आम आदमी की बात भी करेंगे। हाँ, आम आदमी काफ़ी देर से इस डिबेट को सुन रहा है और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। कोई ऐसा सवाल जो आप इन सभी से करना चाहें? भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी तो है नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, पैंथर्स पार्टी है। मैं तो इतना कहूँगा सर कि अब उनकी हर अदा से टपकने लगा खुलूस बोलते हैं मोहब्बत को। अब उनकी हर अदा से टपकने लगा खुलूस। जब हमको एतबार की आदत नहीं रही, तो जितना मर्ज़ी बुलंदो बांग दावे कर लीजिए, जितने मर्ज़ी वादे कर लीजिए, जितनी मर्ज़ी दलीलें दे दीजिए, जितने मर्ज़ी आर्गूमेंट्स कर लीजिए। लोग जम्मू कश्मीर के ये जो है, ये खुदा जाने भगवान जाने के ये पिसने के लिए ही बने। आप शुरू से ही देख लीजिए 1947 से, और जो गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस रहा, फिर 90 से 96 तक, 96 तक इमरजेंसी रही, फिर जब 2008 में गवर्नमेंट बनी, वो भी 2002 से 8 तक वो भी टूटी बीच में जाके। तब लोगों की उम्मीदें थी अब नौकरियां आएंगी, अब अच्छे दिन आएंगे, अब रोज़गार सबको मिलेगा। वो भी पूरी तरीके जो था ख़त्म हो गया, भस्म हो गया। फिर 8 से 14 आया, तो 14 में वो फ्लड आया एक, आपको याद होगा कश्मीर में। तो वो कश्मीर में फ्लड नहीं आया, वो पूरे जम्मू कश्मीर में फ्लड आया। वो ऐसा आया कि आज तक लोगों के दर्द का इलाज, उनके दुखों का मदावा और उनकी तकलीफ़ें दूर ना हो सकी। फिर अब देखते हैं जाके 14 से 18 का जो एक्सपीरियंस रहा। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हाँ 2 साल रह गए इलेक्शन को, 2.5 साल, तो शायद अब कुछ ऐसा होगा कि उनके भी जो है वो अच्छे दिन फिर से लौटाए जाएंगे। उनकी दुख तकलीफें मुसीबतें, अच्छे दिन बस अच्छे दिन की ही, मतलब अच्छे दिन, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। जब आप ऑर्डिनरी कोर्स में बोलेंगे तो हम उनको कहेंगे सुहाने दिन क्या ले, बिल्कुल सुहाने दिन बोल लीजिए, अच्छे दिन बोल लीजिए। तो ये हाल ही एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई। अगर हम अब हेल्थ सेक्टर में बात करें, तो आप, अगर मैं रजौरी पुंछ का रहने वाला पुंछ का हूँ, तो वहाँ पर अगर आप दौरा करके देखें या जाएं कभी, तो आपको यूँ लगेगा कि लोगों से ज़्यादा वहाँ हॉस्पिटल बीमार हैं। और वही केस पूरे जम्मू प्रोविंस का है, क्योंकि वैली में इतना गया नहीं हूँ मैं, वहाँ जानता नहीं हूँ ज़्यादा। तो लोगों से बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य खुद ही ठीक नहीं है ना। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत उन एक्सरे मशीन्स को है, और उनको है अल्ट्रासाउंड मशीन्स को, जो अच्छे आदमी को भी बीमार कर देती हैं। फिर एजुकेशन सेक्टर की बात रखी जाए, तो उसमें भी आपको पता है बच्चों के रिजल्ट किस तरीके के आ रहे हैं, स्कूल किस तरीके से चल रहे हैं। उसके बाद आप सर अगर सैनिटेशन की बात करें, या जहाँ म्यूनसिपलिटी है, अगर रजौरी पुंछ की फिर बात की जाए, तो वहाँ तो बिजली ही नहीं है लोगों को। वहाँ पानी, पीने के पानी के लिए लोग जो हैं वो तरस जाते हैं। और वे भी सिटी में हो, जहाँ जम्मू की भी बात करूँगा, और चिनाब वैली और उसकी किश्तवाड़ की भी बात करूँगा, कि वो भी जो तकलीफ़ें एक जगह पर हैं, वही तकलीफ़ें सब जगह पर हैं। एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। यहाँ जो हमारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, ये एक दूसरे को कोस के, एक दूसरे को रोंद रांद के, एक दूसरे के अपने अपने नरे एक्सप्लेन करके निकल जाते हैं। लोग खुश हैं, आज बीजेपी ने अच्छा बोला, लोग खुश हैं आज एजेंसी ने अच्छा बोला, लोग खुश हैं आज कांग्रेस ने अच्छा बोला, लोग खुश हैं आज पैंथर पार्टी ने अच्छा बोला। बस उसी
चीज़ में ही लोग खुश होते हैं, कोई अच्छा नारा लग जाए उसी में खुश हैं। मैं जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं पढ़े लिखे हैं सारे, वो दिमाग रखते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि काश के नहरों से या अच्छी ट्वीट करने से या अच्छी डिबेट करने से लोगों के पेट भरे जाते तो हम इनको रोज़ ही बुलवाते। लेकिन यहाँ पर है जो मेन मुद्दा है वो है डिलीवरेंस का। व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इलेक्शन, इट इज़ योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। तो लोगों के भरोसे खुदारा जो आप लोग आपको चुन के भेजते हैं, इनकी जो है उम्मीदें, इन पर खरा उतरें और ऊपर वाला आपका भी भरा करे। और ये जो गरीब अवाम है, जहां आप 70 साल की बात कर रहे हैं, 70 साल में ये हुआ ये हुआ, मैं 30 साल की एक्सपीरियंस देता हूँ देशों का जो आज़ाद हुए, और आज हमारे जो देश हैं इससे आगे हैं। हम आपस में झगड़ रहे हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है। अगर यही करते रहेंगे तो कैसे हम अमेरिका को, चाइना को किस तरह कम्पीट करेंगे। दूसरा बात, मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहता हूँ, जो भी अगर गवर्नर जी हैं ऑनरेबल, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो मोदी सरकार ने चलाए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इंट्रोड्यूस किए जाएँ, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट पर डिपेंड ना रहें। हम वहीं आर्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, जो है उर्दू पढ़ते हैं, अरबिक पढ़ते हैं, पर्शियन पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, या कोई भी संस्कृत और कोई लैंग्वेज, तो उससे जो है ना तो कोई इसी तरह की क्रिएटिविटी आ सकती है जिससे हम स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव करें, ना हम कोई फैक्ट्री बना सकते हैं, ना कुछ। आऊंगा आपके पास। अब इस डिबेट में मेरे आखिरी 2 सवाल रहेंगे सभी से। इन 2 सवालों का बहुत बड़ा मकसद है, खास करके अगर जम्मू कश्मीर से बात की जाए। शायद जो सरकार गिरी वो शायद इन 2 सवालों पर भी टिकी हुई थी। पहला बड़ा सवाल है कठुआ। कठुआ में जो कुछ भी हुआ एक बड़ा हीनियस क्राइम था जिसकी सब लोगों ने आलोचना की, और जो भी इसके पीछे गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी के तख्ते पे लटका देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आम लोगों की एक राय थी सीबीआई की इंक्वायरी, तो क्या दिक्कत आ रही थी सीबीआई इंक्वायरी करवाने में? ये सवाल ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, ना ही पीडीपी, ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी है और यही सवाल कांग्रेस को भी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी स्वर और कांग्रेस के भी स्वर इसके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हालांकि पैंथर्स पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को शुरुआत से लेकर आज तक चलाते रहे हैं और लड़ते रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। करण, क्या दिक्कत आ रही थी सीबीआई करवाने में? अगर इतने लोगों की डिमांड थी, क्या सीबीआई हमारे देश की एजेंसी नहीं है? क्या सीबीआई गुनहगारों को सज़ा नहीं देती? क्या सीबीआई अगर कोई रेपिस्ट होता तो उसको शील्ड करती? या फिर जो लोगों ने एक डिमांड रखी वो डिमांड उनकी जायज़ नहीं थी? लोगों की जायज़ बिल्कुल जो डिमांड रखी थी उन्होंने बिल्कुल एक जायज़ डिमांड थी। और जैसा कि आपको पता है कि ना कांग्रेस ना एनसी और भी जितने भी अपने विपक्षी दल हैं, उन्होंने किसी ने भी ऐसा मुद्दा नहीं बोला कि इस रेप केस को लेकर एक प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम होगा, आप ही ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी इंटरव्यू लिया था और भी हमारे काफ़ी आला नेताओं का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने हर मौके पर ये बोला। लाल सिंह जी भी आज तक ये कहते आ रहे हैं और अभी भी पब्लिक के बीच में अपना समर्थन वो जुटा रहे हैं, पार्टी को लेकर हो या फिर उस परिवार को लेकर हो जिनको शायद जानबूझकर इसमें फंसाया गया है। और क्या पता, शायद मुझे ये भी लगता है कि ये भी एक कारण रहा हो भारतीय जनता पार्टी का पुल आउट करने का, कि उन्होंने जो है जम्मू की आवाज़ को जो है कि दबाने की कोशिश की। और आज मामला जो है वो आपके सामने है, कोर्ट में है। क्या अभी ये कारण नहीं है? जिस तरह से कल रविंदर रैना जी बोल रहे थे कि ये एक दिन में नहीं, उन्होंने कहा कड़ाका निकाल दिया। एक दिन में कड़ाका नहीं निकाला, उनका ये कहना 3 महीने से चलता रहा है। दैट मीन्स कि ये बड़ा कारण है, ये बड़ा कारण है। फाइट कर रही थी। फिर भी अगर महबूबा मुफ्ती ने ये बोला कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तब ही समर्थन क्यों नहीं बाहर लिया? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, जो हाई कमान है, उन्होंने 2-3 बार महबूबा मुफ्ती जी से बातचीत करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की कि जम्मू की जनता ये चाहती है और जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर जितने भी अपने अक्यूज जो हैं उनको सज़ा मिले और जितने भी इनोसेंट हैं उनको बख्श दिया जाए। लेकिन अगर उन्होंने नहीं माना तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड जो है उस पर अडिग रही। उन्होंने आज अपना समर्थन अगर वापस लिया तो उसमें से एक ये कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जम्मू की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। तो आज, और इसका मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि जो लाल सिंह जी और चंद्र प्रकाश गंगा वहाँ पर गए, वो भी जाना, उसको भी आज भारतीय जनता पार्टी समर्थन देती है। देखिए, उनकी कोई नाजायज़ डिमांड तो नहीं थी। उन्होंने भी जनता के बीच अगर गए तो उन्होंने पब्लिक की ही आवाज़ को ऊपर उठाने की कोशिश की, और पब्लिक की तो आज भी यही आवाज़ है कि रसाना केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उसमें उनकी क्या गलती है, मुझे भी आज तक ऐसा कुछ समझ नहीं आया। चलिए यशवर्धन, नेशनल कॉन्फ्रेंस
आपको क्या लगता है सीबीआई की डिमांड करना सही है या गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है, एक एज ए आम नागरिक आप ये बताइए। पहले तो आशीष जी आपको मैं एक चीज का जवाब दूंगा, जैसे आपने मेरे से पिछले क्वेश्चन में एक चीज पूछी थी, आप उसका जवाब ढूंढ रहे थे। आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, उसको छोड़िए, वो चला गया, जो चला गया, जो बीत गया। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता थी ना, जो बीत गई सो बात गई। अब उतना देर से आप जवाब ढूंढ रहे थे, मुझे भी ये बोलना चाहिए था, मैं भी कोई सवाल ढूंढ लेता। नहीं, मैं आपको एक चीज का आशीष जी आपको एक चीज बताऊंगा इसमें, जैसे कि आपने बोला कि आपने मुझसे पूछा कि आप हिंदुस्तानी है नहीं है, उसका मैं जवाब दूंगा। मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मेरी पार्टी आती है, उसके बाद मेरा अपना चीज़ आती है। पहले तो मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूंगा। और दूसरी बात, तो जो भी जितनी भी मिलिटेंसी हुई है इस मुल्क में, इस स्टेट में जो भी मिलिटेंसी हुआ है, उसका सारा जो दारोमदार है वो पीडीपी ने करवाई है। आपको जैसे कि पता है पिछले 3 सालों में कश्मीर में जो माहौल ख़राब किया है वो पीडीपी ने किया है। और दूसरी बात, मैं किसी भी मिलिटेंट की सपोर्ट नहीं करता या किसी भी मिलिटेंट के हित में नहीं बोलता। जो जितने भी मिलिटेंट्स यहाँ पे कश्मीर वैली में हैं और जो भी हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनका जवाब हमारी आर्मी जो हम लोगों की सेवा करती है और हम लोगों को जिस वजह से हम रात को सोते हैं, वो आर्मी उनका जवाब देती है और उनका जवाब अच्छी तरह से दे रही है। और मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं जैसे देर आपने ये जवाब दिया, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि मैं जो भी हूँ, मैं यशु हूँ, मेरा नाम यशु है, पर मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ और इसमें कोई बात नहीं है। जो भी मिलिटेंट का, अगर मिलिटेंट हमारे मुल्क में आएगा, उसका करारा जवाब देना चाहिए। यही चाहता हूँ कि चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी पार्टी सही नहीं कर रही है, आवाज उठानी चाहिए। अगर उनको लगता है कि आतंकवादी नहीं, तो आपको बोलना चाहिए आतंकवादी। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आतंकवादी को कुछ ऐसा करना चाहिए। ऐसा आतंकवादी ही होता है, उसको करारा जवाब हमारी आर्मी जरूर दे रही है फौज में। अब मेरा जो सवाल था, क्या सीबीआई की डिमांड सही थी या गलत थी? मेरे ख्याल से सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल से सीबीआई जब इंक्वायरी करता तो जो भी गुनहगार है उसमें गुनहगार का पता चल जाता। तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब सुन रहे हैं आप? नहीं, इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी होती तो उसमें पता चल जाता। पर जो अब जैसे कि हम आपको एक चीज़ में इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे कि आपको पता, रसाना केस काफ़ी देर से चल रहा था, काफ़ी लोगों ने जगह जगह प्रोटेस्ट किया। तो इसमें अगर सीबीआई इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई तो इसमें कोई रीज़न पीछे होगा कि महबूब मुफ्ती जी ने कुछ नहीं करवाना चाहते, तभी उस टाइम सीबीआई इंक्वायरी नहीं। उमर साहब के ना कोई मिलियंस के हिसाब से ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, वो एक ट्वीट करते थे ना, उसके बाद पता नहीं क्या हड़कंप मच जाती थी भाई। और सीबीआई के लिए तो उन्होंने हमेशा से बोला कि सीबीआई इंक्वायरी होनी नहीं चाहिए। ऐसा क्या डर था नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो क्या सीबीआई के आप क्या समझते हैं कि सीबीआई कोई बाहर की एजेंसी करवाएगी? आपने जैसे कि मुझे पूछा कि आम इंसान जैसे लोग बोलते थे कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, मैंने कहा सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि सीबीआई इंक्वायरी की यहाँ पे क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जम्मू में भी काफी ऑफिसर इतने काबिल है जो इस इंक्वायरीज में निकाल सकते थे कि कौन दोषी है। पर ये ऑफिसर्स पे तो कितने सारे एलिगेशंस लग गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे आप जैसे कि आप बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में भी काफी बच्चा बेचारा वहाँ पे एटीएम में था, अच्छा उसके वहाँ पे एटीएम के पासबुक पे इतनी सारी एंट्रीज हैं, अच्छा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर जो देवीस्थान किया जा रहा है वो देवस्थान है, पहले तो बोलते भी ठीक नहीं है, देवस्थान है वहाँ पे बाबा कालीवीर जी का। वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं, आप गए वहाँ पर? मैं गया हूँ वहाँ पे 3-4 बार होके आया हूँ। वहाँ पे खिड़कियाँ भी नहीं है, वहाँ पर मेरे ख्याल से आरती भी होती है दिन में 2 टाइम, और वहाँ पर भंडारा भी लगा हुआ था उसी दिन के आसपास। वहाँ पर किस तरह से ये हो सकता है? मतलब ये तो खुद से ही इतने सारे शक जब लोगों के बीच में थे, तो क्यों नहीं करवाएगी? और नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो पहले दिन से ये कहना था कि भाई नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बात बताया, अगर तो आप कहते कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए थी जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों की आवाज सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर बीजेपी पीडीपी ने क्यों नहीं इंक्वायरी कराई? सीबीआई नहीं कराई, पूछा मैंने, मैं बात बता रहा हूँ, नहीं करवाई सीबीआई इंक्वायरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी स्टेट में काबिल ऑफिसर्स है जो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते थे, पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, इसका अभी तक क्यों नहीं निकला? तो मेरी भी आप जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी का, यानी कि जम्मू यूनिट नेशनल कॉन्फ्रेंस का चाहता है सीबीआई होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं कभी ऐसा मैंने बोला सीबीआई नहीं होनी चाहिए। पूछा आम लोग क्या पूछ रहे हैं? अब आप रिप्रेजेंट भी तो कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी तो हो ही, आम आदमी तो है। आपने मुझे ये बात पूछी कि आम लोग क्या पूछते हैं? आम लोग चाहते हैं आप ये लोग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू यूनिट के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके हैं प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट, आप क्या चाहते हैं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से जो देखो, जैसे कि सीबीआई इंक्वायरी लोग चाहते हैं कि होनी चाहिए, ठीक है, मेरा इसमें कोई ऐसा स्टैंड नहीं रहेगा कि सीबीआई होनी चाहिए, सीबीआई नहीं होनी चाहिए। ये तो ये फैसला क्या चाहिए? ये फैसला गवर्नमेंट का, उस टाइम हुकूमत को फैसला करना चाहिए था कि क्या करना चाहिए। उस टाइम इन्होंने बात नहीं की। उस बात कॉन्फ्रेंस जम्मू यूनिट कहती है कि होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी, मैंने ये आपने मेरा सवाल का समझे नहीं।
होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सीबीआई इंक्वायरी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी, मेरी बात सुने ना, पहले बात अब क्लियर कर सुनेंगे तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा। सीबीआई इंक्वायरी से पहले देखना चाहिए विक्टिम्स कौन है, पूरी इसकी पूरी ताकि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो हमारे स्टेट में अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको डिप्यूट करना चाहिए, और इस मसले का पहले निकलना चाहिए कि इसमें इनोसेंट कौन है और कौन लोग यहाँ पे जो अगर कल को सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है और अगर ये इनमें से कोई बच्चे अगर कोई भी इनमें से ये पाया गया कि वो मतलब इन्वॉल्व नहीं थी, फिर क्या होगा? मुझे तो ये समझ नहीं। मतलब कि अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है और इनमें से कोई एक बेचारा नाजायज भी फंसाया गया था, हाँ जी, फिर आपको क्या लगता है? फिर तो मुझे मेरी काबिल ऑफिसर्स पे आप भी उंगली उठाएंगे फिर तो? मेरी बात सुने ना, हमारी स्टेट में इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं कि जो हर पॉइंट तक जाएंगे कि कौन कौन लोग दोषी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे इंसान को सज़ा मिलेगी जो दोषी नहीं होएगा। और मुझे लगता है कि ऑफिसर जो हमारे यहाँ पे है वो एक पॉइंट ऐसा निकालेगी जिसमें हमारी पूरी मतलब आप बीच तक जाएंगे, मिडल तक जाएंगे कि किन लोगों ने उसमें आसिफा केस में हुआ क्या, अक्सर हुआ क्या चीज़ का। तो इस बात में हमें ये बात अभी नहीं करनी चाहिए कि क्या नहीं है वो नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का क्या है, पीडीपी का क्या कांग्रेस है, पर इसमें है कि जो भी है गुनहगार जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए। वो जिस तरीके से भी मिले उसके लिए मुझे लगता है कि ऑफिसर डिप्यूट करने चाहिए और जल्द से जल्द उसका वो होना चाहिए। अब अगले सवाल पे मैं अगले सवाल पे ही बात करूंगा, ये वाला सवाल खत्म हो गया। नीरज जी, कांग्रेस का भी ये स्टैंड रहा कि सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्यों कांग्रेस का ये स्टैंड है और आपका क्या स्टैंड है? आप क्या चाहते हैं? आप भी रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो जायज़ मांग थी, इतने लाखों के हिसाब से गर्मी में पागल लोग बैठे हैं वहाँ पर, क्या मतलब नाजायज़ डिमांड के लिए गर्मी वहाँ पर गर्मी खा रहे हैं, कि आपको लगता है कि सही है उनकी डिमांड? देखिए आशीष भाई, सबसे पहले ये सवाल आप मुझसे तब पूछते, आज ये जो केस है इसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे टिप्पणी कर सकता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में होती मेरी बात, जब कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस उस तरीके की गवर्नेंस करती ना कि ये हालत नहीं पैदा। आज ये चीज़ तो नहीं हो सकती ना कि अब मरीज कोई बीमार है, अब आप बोलो कि डॉक्टर को नहीं बोलो, इंजीनियर को बोले कि तू ठीक कर। आज डॉक्टर बीजेपी है, आज गवर्नमेंट में वो बैठी है, हम तो बाहर बैठे हैं ना आज। लेकिन बड़ी बात है कि उनकी डिप्लोमेसी और डबल स्टैंडर्ड अभी भी हैं। अभी भी मेरे भाई कह रहे हैं कि जी उन्होंने इसी कारण छोड़ दी, शायद उन्होंने 2 मंत्री निकाले इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे गए थे। अगर ऐसी बात थी तो उसी टाइम सरकार गिरानी थी ना कि वो वहाँ पे गए हैं, ऐसा नहीं हो, ठीक है ना, उन्होंने वैसा कुछ बोला नहीं। तो अब ये क्वेश्चन नहीं कांग्रेस पे भी ना ये बड़े सारे एलिगेशन रहते हैं ना कि भाई आप कश्मीर के स्वर बोलते हैं, तो शायद ये भी कश्मीर सेंट्रिक लोगों को खुश करने के लिए ये इस तरह की बात कांग्रेस ने भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि कश्मीर सेंट्रिक है हमारी पार्टी, बिल्कुल कश्मीर सेंट्रिक नहीं है। लेकिन लाल जी भी नहीं, मेरी बात सुने ना, ऐसा कुछ नहीं है आप। लेकिन आज जो ये केस है ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, वो मॉनिटर, सुप्रीम कोर्ट खुद इसको मॉनिटर कर रहा है। यही मेरे भाई ने जब आप इतना बड़ा सवाल पूछा इनसे, तो इन्होंने तो कानूनी वो बता के आपको बोल दिया कि जी जनाब अगर वो वहाँ से निकल ही गया तो इसका मतलब क्या है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में मुझे कोई संदेह नहीं है। ये सवाल अगर आप मुझसे पहले पूछते तो मैं आपको बता सकता था। पहले कांग्रेस वाले बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस वाले। अब आप ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस वाले ना, अब आप चाहते क्या हैं कि कांग्रेस वाले डॉक्टर भी बन जाए और इंजीनियर भी बन जाए। मेरे भाई आज डॉक्टर जो है, आज मैं कहता हूं कांग्रेस वालों को एनसीसी का मतलब चल जाएगा। ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारा राहुल जी को एनसीसी का पता चल जाएगा, मतलब है क्या एनसीसी। अब अगर आप राहुल जी पे आ गए हैं, अगर आप मतलब ना फिर मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक कोक क्या था वो, कोका कोला का ओनर कौन है? छोड़ो नहीं, फिर हम मोदी जी पे भी पहुंचते ना, फिर हम मोदी जी पे भी पहुंचते हैं। अब आपने मुझे मौका दिया, मैं मोदी जी पे भी पहुंचता हूँ। मोदी जी की भी मोदी जी भी वहाँ पे नारियल का खुद पानी निकालते हैं, बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में जाके, और इल्ज़ाम लगाते हैं इन पे, हमारे नेता पे, राहुल जी पे लगाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको अरे सीबीआई पे आपने सरकार तोड़नी थी ना यार, क्या बात कर रहे हो? आज लोग बेवकूफ हैं क्या? सीबीआई पे सरकार वो तोड़नी थी आपके? आप क्या बात करें? कांग्रेस सुनिए, अब सुनिए एक सेकंड, अब मैं दामनी केस पे बोलता हूँ। हम कभी बेचते नहीं है। दामनी केस में उसकी मदर ने अब आके बोला कि राहुल जी ने उसको मदद की थी, लेकिन वही अगर मोदी जी होते क्या होता?
इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज पे 50 लाख की ऐड देते कि मैंने उसकी भाई को जॉब दी है, मैंने उसको पायलट को देने की दी। अरे 5,000 करोड़ से ज्यादा देखिए आरटीए के तहत से ये 5,000 से ज्यादा करोड़ की सिर्फ आप लोग ऐड दे चुके हैं। छोड़िए, ठीक है, स्कैम का मत चक्करों में डालिए। मैं पता नहीं कहाँ स्कैम ढूंढ के ले आऊंगा, छोड़ो आप वो स्कैम स्कूम छोड़िए, हम जम्मू कश्मीर पे ही सीमित रहते हैं। पता क्या, फिर बड़े सारे स्कैम निकल आएंगे, छोड़ो उन सब बातों को। हम सिंपल सी बात है, क्या आप चाहते हैं सीबीआई डिमांड होनी चाहिए? मामला अभी मैं जानता हूँ कोर्ट में, मामला कोर्ट में है, लेकिन क्या लोग, आप खाली ये बताइए कि लोगों की डिमांड जेन्युइन थी या नहीं? लोगों की डिमांड, क्योंकि नेता हमेशा लोगों में से ही बनता है। लोग वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्टेंस में आई थी, लोगों ने वोट दिया कश्मीर में तो पीडीपी आई, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोगों ने कांग्रेस, लोगों ने बाकी पार्टियों को, चाहे पैंथर पार्टी को भी मतलब अपना मैंडेट नहीं दिया, नहीं खुश थे, नहीं दिया। अब आने वाले दिनों में पता नहीं किससे खुश होता है किससे नहीं, लेकिन मेन जो प्राइमरी है वो है लोगों की डिमांड है। क्या लोगों की डिमांड जायज़ है या नहीं, हाँ या ना? देखिए सर, लोगों की डिमांड फिर हाँ या ना, लोगों की डिमांड जायज़ है या नहीं? मैं हाँ या ना, लोग तो कहीं पे भी गलत नहीं होते ना। आप लोगों मतलब लोगों की डिमांड जायज़ थी, लोगों की डिमांड जायज़, देखिए लोगों की डिमांड जायज़ थी और नाजायज थी, गवर्नमेंट थी उसको देखने के लिए। गवर्नमेंट को वहां बोलूंगा, लोगों की डिमांड, कांग्रेस की भाषा में लोगों की डिमांड जायज थी, लेकिन ये जम्मू की डिमांड थी। अगर ये कश्मीर की डिमांड होती तो कांग्रेस खुल के बोलती। ऐसी बात नहीं सर, अब अगर आप मेरे मुंह से जबरदस्ती बुलवाना चाहते हैं तो आप मेरे को साइड पे कर दीजिए, आप खुद बोल दीजिए। नहीं ऐसे अगर आपने बुलवाना ही है तो मैं सब, अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, आज बीजेपी सेंटर में, बीजेपी स्टेट में, मेरी बात सुनो, एक सेकंड, बीजेपी सेंटर में, बीजेपी स्टेट में, अब तब भी कांग्रेस को बोल रहे हैं। जितेंद्र सिंह पीएमओ के बोलता है कि यहाँ पे सीबीआई की डिमांड होनी चाहिए। ये का तो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने लिया था, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने लिया था, सबसे पहला। वो क्या पीएमओ वीक है क्या? तो उसी चीज वो पीएम ऑफिस में बैठते हैं ना। चलो अब ये कह रहे हैं कि ये चीज को लेकर है, लेकिन तो उसी चीज को लेकर था तो तब क्यों नहीं किया? जेन्युइन डिमांड, अरे उसी चीज को लेकर था तब क्यों? सर अगर उसी सुन रहा है, नहीं बिल्कुल देख रहे हैं सर, मैं नीरज कुंदन जी को मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कठुआ में जो वहाँ पे रसाना, तो वो तो लोगों को, गवर्नमेंट को चूज करना था ना। अगर आप हमारी आज गवर्नमेंट होती तो हम आपको बताते, आज जब हमारी गवर्नमेंट ही नहीं तो हम कैसे बताएं? वो आपका पीडीपी ने 2008 में लात मारी थी, ये क्या बताएंगे? अरे आपको भी तो लात मारने वाले थे, आपको आपने तो आपने एक सेकंड नहीं, अब आपको मुझे मौका देना पड़ेगा। आप बोले, लेकिन यहाँ पे पीडीपी ने, यहाँ पे बीजेपी ने समर्थन वापस लिया। सर ये जो आप बात करें बिल्कुल बीजेपी की माउथपीस बात करें। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए। अच्छा आप मुझे एक बात है, आप मुझे बताएं, जितनी रोटी इन्होंने तोड़ी पीडीपी के लिए कांग्रेस ने तोड़ी थी? कहाँ पे कांग्रेस, कहाँ पे कांग्रेस नीचे लगी थी? ये तो हर एक स्टेप में नीचे लग गए। इन्होंने तो हर एक चीज में गिरे। ये मुझे एक चीज मैंने हर बात गिनवाई, मैंने तो पहले दिन से गिनवाई, पहले दिन से आपने बोला, मैंने बोला पहले दिन से गिनवाई। अरे ये तो लास्ट में गेम होगी कि 5 घंटे पहले इन्होंने उनको छोड़ा या इन्होंने उनको छोड़ा। मेरी बात का जवाब हाँ या ना में देना या नहीं, आप ना भी बोल सकते हैं। नहीं सर, मैं क्यों ना बोलूं, मैं कैसे ना बोल दूं कि वो जेन्युइन नहीं है? मैं कैसे, इनका भी कहना है कि जेन्युइन डिमांड थी, तो हो सकती है जेन्युइन डिमांड भी हो सकती नहीं थी ना। बिल्कुल। चलिए प्रताप जी, सीबीआई के ऊपर पैंथर्स पार्टी लड़ती रही है, क्यों आपको लगा कि पैंथर्स पार्टी ही अकेली लड़ती रही सीबीआई के लिए? देखिए, सबसे पहले लोगों को उम्मीद थी भाजपा से, ये इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भुला दिया। एक संविधान एक विधान, ये सब नारे इनके भूल गए। खुद सोचे जब ये गाड़ियों में बैठते 2-2 विधान लेके और 2-2 संविधानों की ये शपथ लेते हैं, तो इन्होंने वहाँ पे लोगों के साथ खोखला वादा कर दिया। और जो सीबीआई की जांच, वो जेन्युइन डिमांड थी एक, क्योंकि ये मसला जम्मू प्रोविंस में हुआ था और जम्मू प्रोविंस के हर एक नागरिक, चाहे वो मुस्लिम भी था, वो भी कहता था सीबीआई, देखिए सीबीआई किसी के घर की नहीं है, ना वो पैंथर्स पार्टी की है, ना वो एनसी के, ना कांग्रेस की। जो गुनहगार होता है उसको सजा मिलती। और कहीं ना कहीं आशीष जी, शायद राष्ट्रीय जो स्तर की जो मीडिया है उससे पहले आपने ही ये खबर की थी कि जब सारा मीडिया एक तरफ दिखा रहा था तो आपने उस खबर को दिखाते कि वहां पे क्या हुआ है, किस तरह से चार्जशीट में खामियां हैं। और आज भी चार्जशीट में खामियां आपके सामने हैं। जो बचाव पक्ष के वकील हैं उनको लगातार थ्रेटें आ रही है, इवन कि आप इसकी खबर करते आपको भी थ्रेटें आ रही हैं। तो जहां तक बीजेपी का और पीडीपी का स्टैंड था, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। उसका रीजन ये था
लगता कि कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनको खुश करने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं डमी रही थी। और सबसे बड़ा आक्रोश हमें वहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन पे लगता है कि वो उनकी जो डबल तरीके की पॉलिसी थी वो बड़ी एक घिनौनी राजनीति थी, हम इसको घिनौनी राजनीति कहेंगे, कि आज तक भी वो लोगों के सामने खुल के नहीं आए। और जब कोर्ट में मसला पहुंच गया तो तब बीजेपी कहती है हमने सरकार छोड़ दी। भाई सरकार आपने छोड़ी नहीं है, जब पूरे देश में आपके खिलाफ आक्रोश था, राम मंदिर आप नहीं बना पाए, जम्मू के ना विधान संविधान कुछ भी नहीं आप कर पाए, आपने मजबूरी में सरकार छोड़ी नहीं बल्कि आपको लात मार के निकाला है। और आपके अध्यक्ष ये कहते हैं कि जम्मू का नागरिक घर में सुरक्षित पहुंचे, हम इसके लिए हम 3 महीने से लगे थे। भाई 3 साल आपने कुर्सी का एंजॉय लिया है, जब सर से पानी ऊपर हो चुका तब आपने कुर्सी छोड़ी है। और आपके जो कारनामे हैं, आप सत्ता से बाहर गए हैं, अगले चुनाव में आपको इसका खाजमा भुगतना पड़ेगा। चलिए, 2 सवालों की मैंने बात की थी इस बड़ी डिबेट में। पहला सवाल तो ख़त्म हो चुका है, दूसरा सवाल बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सुरक्षा बल जो पता नहीं किस किस कोने से कहां कहां से रक्षा कर रहे हैं हमारी सरहदों की, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे वो हो लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो श्रीनगर में जहाँ जहाँ से भी हमारे सैनिक आए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि वो किस तरह से हमारी सरहदों की रक्षा करती हैं। ये वही सुरक्षाकर्मी हैं, ये वही सुरक्षा बल के लोग हैं। जब सैलाब आया था कश्मीर में तो इन लोगों ने एक एक बच्चे, एक एक आदमी को बाहर निकाला था। तब कहाँ थे वो लोग जो आज इनको पत्थर मारते हैं? आप समझ ही होंगे मेरा सवाल। पत्थरबाजी जो होती है बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, बड़ा सवाल है। सब लोगों से 1-1 मिनट की बातचीत करेंगे। हालांकि इस सब के ऊपर बड़ी सियासत की जाती है। मैं एक ही इंसिडेंट का हवाला लूंगा, नौहाटा। नौहाटा के अंदर क्या हुआ सब लोग जानते हैं। सीआरपीएफ की गाड़ी के ऊपर जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से लोग उसके ऊपर झपट रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद सीआरपीएफ वाले को लंगर बांट रहे हैं। लंगर नहीं बांट रहे थे, सीआरपीएफ की गाड़ी के ऊपर हमला किया जा रहा था। साइकिल भी फेंके गए उनके ऊपर। इस तरह से हमला किया गया कि अगर सीआरपीएफ की गाड़ी थोड़ी देर वहां रुक जाती तो वही हाल होता जो कुछ देर पहले कुछ सुरक्षा कर्मियों को लिंच करने की वारदात कश्मीर में हो चुकी है। और उसके बाद शर्म की बात तो ये है कि कुछ राजनेता जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार ने बंदूकें तो बंद की हैं सीज फायर के चलते, लेकिन जीप का सहारा ले रहे हैं। तो फिलहाल क्या उस राजनेता को या उन लोगों को जीप के अंदर बैठे हुए सुरक्षाकर्मी नहीं नजर आए? क्या सुरक्षाकर्मी किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति या किसी के पिता नहीं थे? क्या गाड़ी के नीचे आने वाला युवक अगर युवक था तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ भी तो भारतवासी था? बड़ा सवाल है। करण, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर बार बार अटैक होता रहा कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी तब क्यों चुप रही जब सीआरपीएफ की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ और एफआईआर भी लगाई गई सीआरपीएफ के ऊपर? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार छोड़ी है तो मैंने आपको पहले ही ये बताया कि वो इसी कारण, एक जो मुख्य मुद्दा जो है वो यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को टोका जा रहा था, रोका जा रहा था ऑपरेशंस करने के लिए। और मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आतंकवादी है, जम्मू में है, कश्मीर में है, लद्दाख में है, तो उसको निकाल के गोली से ठोक देना चाहिए। और इनके नेता क्या है भाई? उमर अब्दुल्ला, जिनके पिता फारूक अब्दुल्ला, जिनके दादा शेख अब्दुल्ला, एसी में पैदा हुए, एसी में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, एसी में सोते हैं। राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इन लोगों को पब्लिक की या सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या, इनको क्या पता चलेगा उन लोगों का क्या दर्द है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का नेता जमीनी सतह से उठ के निकला। जो एफआईआर लगी, क्यों एफआईआर लगने दी? भारतीय जनता पार्टी भी तो सरकार में थी, 25 एमएलए के साथ मंत्री थे, इनके डिप्टी सीएम आपका है। किस तरह से आपने जो है एफआईआर लगने दी? हर मंत्री ने, आशीष भाई, ये बोला है कि किसी भी तरह की एफआईआर जो है किसी भी सुरक्षा बल पर वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपके सामने है आज नतीजा। 3 साल अभी भी सरकार को, मैंने आपको पहले बताया, 3 साल अगर किसी के भी सत्ता में पड़े हो नहीं छोड़ते। कांग्रेसियों ने तो जब 2002 से 2008 तक पीडीपी के साथ थे, 2008 तक तो ये इंतजार करते रहे कि कब होगा कब होगा। और 6 महीने पहले महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इनको लात मार दी। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता की भूखी होती तो ऐसा कुछ ना करती। फिर भी अभी भी आऊंगा मैं, उस पे आऊंगा अभी एक मिनट उस पे आऊंगा मैं। अमरनाथ यात्रा भूमि आंदोलन पे भी मैं आऊंगा। यशुवर्धन जी, सीआरपीएफ की गाड़ी के ऊपर अटैक होता है, कितना निंदनीय है? क्या एफआईआर सिक्योरिटी फोर्सेस पे लगनी चाहिए? देखिए जी, पहले तो मैं आपको पहले बात अपनी की थी पत्थरबाज की। जो पत्थरबाज है, वो जो पत्थरबाज के बारे में आप पहले एफआईआर सिक्योरिटी फोर्सेस पे
लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए ये गवर्नमेंट का फैसला है, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम बीजेपी और पीडीपी की थी। तो पीडीपी और बीजेपी को उस टाइम डिसीजन लेना चाहिए कि लगनी चाहिए इसमें नहीं लगनी चाहिए। इसमें मेरा कुछ कमेंट टिप्पणी देना कुछ बनता नहीं है। तो गवर्नमेंट को उस टाइम गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत थी, उनको वहाँ पे फैसला लेना चाहिए था। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से जेके मीडिया से कि पीडीपी और बीजेपी ने लोगों के साथ धोखा किया है, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो कश्मीर में हो। तभी सरकार चलेगी तभी ना, सरकार वो तो है, चलेगी। वो तो मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी बात। मेरा ये सवाल है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जिस तरह से अटैक होते हैं कश्मीर में, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक होना जायज़ है? मेरे ख्याल से देखिए इसमें देखिए जायज़ तो नहीं है, अटैक नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात कि हमारी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है श्रीनगर में। अब्दुल्ला साहब ट्वीट करते हैं कि भाई बंदूकों के मुंह बंद कर दिए, लेकिन जीप चढ़ाई जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। वो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्या सही है नहीं कि वो उमर साहब की अपनी सोच है, वो खुद उन्होंने अपने दिया है। मैं आपसे जो आपने मेरे से आपने बोला कि जब वो साहिब बोलते हैं तो चलो रिस्पेक्ट दिया। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। आप मेरी बात सुने, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उस टाइम सरकार पीडीपी और बीजेपी की थी। आप मुझे आज बताएं कि इन्होंने किस बेसिस में अपना जो कोलिजन की थी, किस बेसिस में की। आज हमारे भाई बोलते हैं कि हमने हुकूमत जाके खुद तोड़ी है। ये इन्होंने एक टिप्पणी की है 2019 के इलेक्शन में वोट लेने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि लोग इतने पागल नहीं है, जम्मू के लोग समझदार हो गए हैं। एक मिनट हम बाकियों को भी देंगे। नीरज, किस तरह से जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक बढ़ चुके हैं, ये सरकार आने के बाद काफी ज्यादा हो गए ना? बिल्कुल। तो कितना इसको आप निंदनीय समझते हैं और क्या हल समझते हैं आप? जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम सही नहीं कर रही? बार बार उनके ऊपर अटैक, फिर एफआईआर भी बीजेपी पीडीपी सरकार के बीच में लगती है। सबसे पहले तो बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी कोई तमिलनाडु से कोई साउथ से आके वहाँ पे बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ मिस गवर्नेंस भी है, क्योंकि और उनके ऊपर जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन 3-4 सालों में ये चीज़ें बढ़ी हैं। और मैं अपने भाजपा के नेता को एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगा, शायद मुझे लगता है आप उनको रिमाइंड नहीं करा पाएंगे। आर्मी पे जब बात आती है, हमारे जो पूर्व के डिप्टी मैं बताता हूँ, हमारे जो पूर्व के डिप्टी सीएम थे, हमारे पूर्व के डिप्टी सीएम जो थे, क्या नाम है इनका, निर्मल सिंह जी, और जो अभी प्रेजेंट में स्पीकर हैं, वो अपना घर बना रहे थे जहाँ पे नगरोटा में। वो वहाँ पे एनओसी के बिना, आर्मी के एनओसी के बिना नहीं लाते। ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है, वो बोलते हैं कि आर्मी जो है वो क्या कर रही है, हमें हरास कर रही है। तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहूँगा, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? आपके तो सिटिंग डिप्टी सीएम ने ये चीज़ बोली, और रसाना पे आपने मुझसे तो पूछा, मैंने आपको बता दिया। अरे उसमें एक साथ ये भी है कि एफआईआर भी लगती है, इसी टेन्योर में एफआईआर भी लगती है। हाँ। और उसके बाद भैया मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि उसके बाद चाहे वो एनआईटी का इशू हुआ हो, लाठीचार्ज हुआ था, हमने बढ़ चढ़ कर रोड पे आए, हमने प्रोटेस्ट किए, तब के डिप्टी सीएम ने क्या बोला था? माइल्ड लाठीचार्ज। जैसे ही कविंदर गुप्ता जी डिप्टी सीएम बन के आए, उन्होंने क्या बोला? ये मामूली सा इशू है। कौन सा? ये रसाना वाला मामूली से। तो मैं बोलता हूँ कि इनसे पूछें, ये चीज़ें मैं इनको याद करा रहा हूँ अपने दोस्त को, ये चीज़ें इनसे पूछें कि निर्मल सिंह जी ने ऑन द रिकॉर्ड बोला है कि आर्मी उनको हरास कर रही है। तो क्या इससे आर्मी का मनोबल नहीं गिरता है? बिल्कुल। पैंथर्स पार्टी से भी हम थोड़ा सा इसी मसले पर बात करेंगे। बड़ा मुद्दा है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पे बार बार अटैक, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, कश्मीर के जो अंदर हालात हैं, पहले जो एनसी और कांग्रेस रही, इन्होंने हालात के साथ जो किया वो किया ही किया। ये तो गुनहगार है ही है, लेकिन सबसे बड़े गुनहगार भारतीय जनता पार्टी है, जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्हें मैंडेट मिला है। पूरे देश में इनको बढ़ चढ़ के मैंडेट मिला, और कश्मीर के नाम पर इन्होंने मैंडेट लिया। और उस सिक्योरिटी फोर्सेज पे एफआईआर लगाना, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करना, और दूसरी तरफ आप पत्थरबाजों को भी रिहा करते, उन पर आप एफआईआर नहीं करवाते। और 2008 के आंदोलन में जो लोग जम्मू के थे, उनके ऊपर आज भी एफआईआर लगी हुई है। रसाना पे आप सरेंडर कर देते हैं। और देखिए, इनकी घिनौनी राजनीति और इनका चरित्र आज पता चलता है। आप देखिए, डीजीपी का बयान आ गया कि इसको लेकर जैसे गवर्नर रूल लगा कि हम कार्रवाई करने में सक्षम है, सेना अध्यक्ष भी कहते हैं सक्षम है। तो पहले इन्होंने राजनीतिक दबाव पीडीपी का था और ये झुके हुए थे। और पूर्व उप मुख्यमंत्री का ये बयान आता है कि जो सरकार अभी सस्पेंड हुई है, डिसॉल्व नहीं हुई असेंबली, तो कुछ कर रहे हैं। हमें इनकी नीयत पे खोट है, जो खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं आशीष जी। ये जम्मू को इस कगार पे ला चुके हैं कि अब जम्मू को वापस उस पटरी पे लाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बीजेपी ने एक ऐसा गिफ्ट जम्मू की जनता को, कश्मीर की जनता को दे दिया। जम्मू के नौजवान को प्रदर्शनकारी और कश्मीर के नौजवान को आतंकवादी बना दिया। मुद्दे काफ़ी सारे हैं,
लेकिन वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आशा करूँगा कि आप सब लोग बार बार मेरे से बात करने आते रहें और कोशिश है कि इसी तरह से हम इस डिस्कशन को एक हेल्दी डिस्कशन बनाएं, ताकि जो मुद्दे अगर किसी से, चाहे वो सत्ता में रहे हों या सत्ता में ना रहे हों, अगर कोई मुद्दे वो भूल रहे हैं और अगली बार सत्ता में आते हैं तो ज़रूर उस चीज़ को भी एड्रेस करें। तो फिलहाल सभी लोगों का इस लाइव डिबेट को, खास करके सबसे बड़ी डिबेट 2018 की, जिसके अंदर हमने कोशिश की सभी राजनीतिक पार्टी के यंग और यूथ लीडर्स को लाने की, सबसे बड़ा कारण इन लोगों को लाने का ये भी था, जो शायद ये सब भी मेरे से सहमत होंगे, सोहेल भी सहमत होंगे, आज राजनीति से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ? राजनीति से विश्वास इसलिए उठता जा रहा है क्योंकि सब लोग कहते हैं, एक तो झूठे वादे किए जाते हैं, ये कहा जाता है, वो कहा जाता है, और जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती तो कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। इसीलिए आज युवा राजनीति में आना ही नहीं चाहता। युवा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, फिल्म मेकर बनना चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता। लेकिन मैं भी चाहूँगा और आप लोग भी चाहेंगे कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो ये यंग चेहरे हैं, इनमें से भी कोई जम्मू को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी तरह का चेहरा सामने आए, क्योंकि इन सब लोगों ने ग्राउंड से ये सब चीज़ें देखी हैं कि यूथ की क्या क्या प्रॉब्लम है, यूथ की क्या क्या दिक्कतें हैं। अच्छा लगेगा कि ये लोग कल को सरकार में आएँ, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार आती है, और यूथ के इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहने के लिए। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।